क्वेश्चन अभी जो दिया था मैंने, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व दे रखा था, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व दे रखा था, एक्स से गए थे वाई पे, वाई से गए थे जेड पे, एक्स से वाई, वाई से जेड, और एक बार गए एक्स से जेड डायरेक्ट, ये दे रखा था मैंने। और इसमें बोला था डेल्टा एस जो है एक्स से जेड, ध्यान देंगे, डेल्टा एस एक्स टू जेड, क्या वो डेल्टा एस एक्स से वाई प्लस डेल्टा एस वाई से जेड, इन दोनों के इक्वल होगा कि नहीं। ऐसे ही वर्क मान लिया मैंने, वर्क एक्स टू जेड, सेम यही चीज, वर्क एक्स टू वाई प्लस वर्क वाई टू जेड, इसके इक्वल होगा कि नहीं। या वर्क एक्स टू वाई टू जेड, वर्क एक्स टू वाई टू जेड, वर्क एक्स टू वाई के इक्वल होगा कि नहीं। सिमिलरली डेल्टा एस एक्स टू वाई टू जेड, डेल्टा एस एक्स टू वाई के इक्वल होगा कि नहीं। बताओ इसमें से कौन सा ट्रू है, इनमें से कौन सा ट्रू होगा। 2012 का क्वेश्चन है ये, आईआईटी का। इनमें से कौन सा ट्रू होगा, विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सर लास्ट ऑप्शन सेम नहीं हो गए हैं? अच्छा डेल्टा ऐसे नहीं सर, ओके। क्या आएगा आंसर इसका। हाँ सही, ए और सी आंसर आएगा इसका, ध्यान देंगे, ए और सी, ए तो सही है और सी भी सही है। देखो डेल्टा एस एक्स टू जेड, डेल्टा एस एक्स टू, एक तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं, एक्स से जेड में कैसे भी जाऊं, डेल्टा एस जो है वो सेम रहेगा। रीजन, क्योंकि डेल्टा एस क्या स्टेट फंक्शन, डेल्टा एस क्या स्टेट फंक्शन। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है इसलिए डेल्टा एस एक्स टू वाई प्लस डेल्टा एस वाई टू जेड प्लस डेल्टा एस जेड टू एक्स, जेड टू एक्स, दिस विल बी इक्वल टू जीरो, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। और जेड टू एक्स को मैं क्या लिखता हूं, माइनस एक्स टू जेड, तो आ जाएगा इसके इक्वल। जेड टू एक्स को क्या लिखता हूं मैं, माइनस एक्स टू जेड, तो इसलिए जब मैं माइनस करूंगा तो ये जाएगा इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड और आंसर यही आ जाएगा। समझ गए कि नहीं ये, समझ आ गया कि नहीं ये पहला स्टेटमेंट। और फिर डब्ल्यू एक्स टू जेड, क्या वो डब्ल्यू एक्स टू वाई प्लस डब्ल्यू वाई टू जेड के इक्वल होगा।
देखो डब्ल्यू एक्स टू जेड क्या होगा, ध्यान देना, डब्ल्यू एक्स टू जेड क्या होगा, मैं रब कर रहा हूँ, ए स्टेटमेंट सबको समझ आ गई है, ए सबको समझ आ गया ना। यस सर। यस अब देखेंगे, ये हो चुका है, नेक्स्ट देखेंगे अब। देखो डब्ल्यू एक्स टू जेड अगर मैं बोलता हूँ तुम्हें, क्लियर, अगर मैं बोलता हूँ डब्ल्यू एक्स टू जेड, तो डब्ल्यू टू एक्स टू जेड तो क्या होगा, एरिया अंडर दिस कर्व, दिस विल बी डब्ल्यू एक्स टू जेड, ये डब्ल्यू एक्स टू जेड है। तो क्या ये डब्ल्यू एक्स टू वाई और डब्ल्यू वाई टू जेड के इक्वल है, डब्ल्यू एक्स टू वाई टू क्या होगा, ये एक्स टू जेड होगा ना, एरिया अंडर दिस कर्व विल बी डब्ल्यू एक्स टू जेड। अब डब्ल्यू एक्स टू वाई क्या होगा, डब्ल्यू एक्स टू वाई तो ये होगा, ध्यान देना, दिस इज डब्ल्यू एक्स टू वाई, ये होगा डब्ल्यू एक्स टू वाई पूरा, यस सर। और वाई टू जेड तो है, वाई टू जेड तो है ही जीरो, तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, नो सर। बी में क्या इक्वल आ रहा है सब, नो तो इसलिए ये गलत हो गया। अब देखो डब्ल्यू एक्स टू वाई टू जेड, डब्ल्यू में एक्स से वाई गए, वाई से जेड गए, तो यही चीज आएगी कि नहीं, डब्ल्यू एक्स टू वाई की इक्वल सेम आएगा कि नहीं। अब सी पार्ट में, यस सर, ब्लू सी वाला। पार्ट में चेक करो, क्योंकि डब्ल्यू वाई टू जेड तो क्या जीरो ही है, इसलिए ए और सी आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आया ये? आ गया सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना चीज का, इस तरह से करना है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। वर्क डन क्या है, पाथ फंक्शन, लेकिन डेल्टा एस क्या है, स्टेट फंक्शन, वो स्टेट फंक्शन है, एक पाथ फंक्शन है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। मैंने जो मेन चीज तुम्हें बताई ना, उस चीज को मत भूलना बिल्कुल भी, कि अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो मैथमेटिकली डेल्टा एस जो होगा वो सिस्टम का, डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, क्यू बाई टी के इक्वल, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, और अगर टेम्परेचर वेरिएबल है, टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, टेम्परेचर नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, तो उस केस में हम स्मॉल ds लेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन लिमिट्स T1 टू T2, टेम्परेचर वेरिएबल अगर T1 से T2, और ds हो गया इनिशियल से फाइनल। अब s फाइनल माइनस s इनिशियल क्या बनता है, डेल्टा s, डेल्टा s क्या आ गया यहाँ से, क्या आ जाएगा यहाँ से, q बाई टी है ना, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें विद इन लिमिट्स T1 टू, जब भी टेम्परेचर वेरिएबल, तो डेल्टा s निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डेल्टा एस को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसको लिमिट लगाकर इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा एस ऐसे निकलेगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। देखो नेक्स्ट स्टेप है, मान लिया मैंने कोई भी दो केसेस लेते हैं, एक लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, एक होता है नॉन आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें भी पूछते हैं आइसोलेटेड सिस्टम अगर है, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका क्या सराउंडिंग से कोई लेना देना होगा। जैसे ये ले लिया मैंने एक वेसल, ये दूसरा वेसल, और दोनों को स्टॉप कॉक से सेपरेट कर रखा है, और ये हमारा जो है सिस्टम क्या है, इंसुलेटेड है, यानी बाहर से कोई हीट अंदर बाहर नहीं होता, हीट कोई अंदर बाहर नहीं जा सकती, इसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, दिस इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड। पहले भी मैं एग्जांपल ले चुका हूँ इसकी, ये हमने ले लिया, यहाँ पे कोई गैस है, यहाँ पे दूसरी कोई गैस है, जैसे ही हम स्टॉप कॉक ओपन करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम स्टॉप कॉक ओपन करेंगे तो क्या होगा, गैसेस दोनों आइसोलेटेड, इंसुलेटेड सिस्टम है, तो क्यू क्या होगा, एक तरह से जीरो होगा कि नहीं, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो जैसे ही मैंने स्टॉप को ओपन किया तो गैसेस क्या होंगी, तेजी से मिक्स करेंगी आपस में, गैसेस तेजी से मिक्स कर जाएंगी इस तरह से। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। हाँ, इसमें बताओ डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम क्या वो जीरो होगा, क्यू जीरो है, डेल्टा एस सिस्टम जीरो होगा कि नहीं। अभी सर मैंने अगर एक पीछे पीछे बताया डेल्टा एस होता है कंपाउंड क्यू बाई फॉर्मेशन टी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक करें तो डेल्टा एस शुड बी इक्वल टू जीरो सिस्टम का, लेकिन ये जीरो नहीं होता, डेल्टा सिस्टम विल बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये होगा पॉजिटिव। रीजन, क्यू तो जीरो रखा हमने, लेकिन रेंडमनेस क्या हो गई, स्टॉप कॉक ओपन करते ही डिसऑर्डर होगा और रेंडमनेस बढ़ेगी, रेंडमनेस बढ़ेगी, इसलिए हमारा डेल्टा सिस्टम पॉजिटिव आएगा। ध्यान रखना, तो कि वो जो डेल्टा एस क्यू बाई टी मैंने बोला है वो सिर्फ एक मैथमेटिकल टर्म है, वो सिर्फ एक पार्ट है,
एंट्रोपी चेंज का। तो अगर रैंडमनेस बढ़ रही है तो क्यू को नहीं ऑब्जर्व करेंगे, ये चीज ध्यान रखना इसमें। नहीं तो देखते ही हर कोई बोलेगा इंसुलेटेड सिस्टम है तो क्यू क्या हो गया, सिंपली 0 हो गया, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, डेल्टा एस सिस्टम होगा पॉजिटिव, सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं होगा सिस्टम का। क्यों? क्योंकि सिस्टम है इंसुलेटेड। सिस्टम क्या है, इंसुलेटेड है, तो सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं होगा। डेल्टा एच सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। सराउंडिंग्स विल नॉट अफेक्ट हेयर, यहाँ पे सराउंडिंग्स का कोई लेना देना नहीं है। समझ आ गया कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं? यस सर। चलो ये ले लिया। हाँ, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। और एक ले लिया, ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है सब। एक ले लिया नॉन आइसोलेटेड सिस्टम। एक क्या लेंगे, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसके लिए क्या लेंगे, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम। ध्यान देंगे, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इधर अब बताओ सराउंडिंग्स इफेक्ट करेंगे कि नहीं? अब सराउंडिंग्स अपना रोल प्ले करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे अब तो, क्योंकि नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है। तो डेल्टा एस टोटल कह लो और डेल्टा एस यूनिवर्स कह लो, दोनों एक ही बात है यहाँ पे। डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस यूनिवर्स, दिस इज इक्वल टू नाउ डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, दोनों होंगे। डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग, ये याद रखना, ये फॉर्मूला है। अगर नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पे सराउंडिंग भी अपना रोल प्ले करेंगी। और अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा, यानी जैसे कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मींस मैं उसको नेचुरल प्रोसेस मान रहा हूँ। कोई भी नेचुरल प्रोसेस सोचोगे ना, तो वो स्पॉन्टेनियस ही निकलेगा, एक डायरेक्शन में जाएगा, वो यूनि डायरेक्शनल होगा। नेचुरल प्रोसेसेस दे आर इरिवर्सिबल एंड आर यूनि डायरेक्शनल। कोई भी नेचुरल प्रोसेस तुम सोचो, जैसे फॉलिंग ऑफ वाटर डाउन ए हिल, फॉलिंग ऑफ वाटर डाउन ए हिल, ये इरिवर्सिबल होगा कि नहीं? अप ए हिल अपने आप तो जा नहीं सकता, सही ना? तो डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, नमक को पानी में डालेंगे तो अपने आप घुल जाएगा नमक, शुगर को वाटर में ऐड करेंगे अपने आप घुल जाएगा। उल्टा प्रोसेस तो होगा नहीं। तो इसलिए ये होता है, ये क्या होंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में हमेशा डेल्टा एस टोटल क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होगा डेल्टा एस टोटल, ये अगर कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस टोटल हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर हाँ किसी तरीके से नेचर में प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाता है, तो उस केस में डेल्टा एस टोटल क्या होगा, अगर वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाता है तो डेल्टा एस टोटल क्या होगा उस केस में, 0। ये ध्यान रखना चीज का, तब डेल्टा एस टोटल, हाँ तब डेल्टा एस टोटल जो है वो 0 हो जाएगा। अदरवाइज जितने भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस हैं, यानी वो हम मानते हैं इरिवर्सिबल हैं और एक ही डायरेक्शन में होते हैं, डेल्टा एस टोटल क्या होता है, ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस टोटल क्या होता है, ग्रेटर देन 0। सेकंड लॉ भी यही कहता है, सही ना? सेकंड लॉ भी यही कहता है कि डेल्टा एस टोटल क्या होता है, ग्रेटर देन 0। समझ आ गया कि नहीं है? जैसे अगर मैं बात करूं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, सेम चीज है बिल्कुल। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस टोटल क्या आएगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, डेल्टा एस टोटल क्या, 0 आएगा ना। एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पे, मान लिया मैंने ये सिस्टम है, ये सिस्टम है एट टेम्परेचर टी, कोई भी सिस्टम है एट टेम्परेचर टी। अब ये क्या करेगा, हीट को लूज करेगा। मान लिया मैंने इसे क्यू हीट रिलीज की है। अब क्यू हीट जब रिलीज की है तो ये हीट इतनी छोटी होगी, इतनी कम वैल्यू होगी होगी इसकी, कि सराउंडिंग्स जो हैं वो, उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और वो भी सेम टेम्परेचर पे होंगी, सराउंडिंग भी सेम टेम्परेचर पे होंगी, और उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। सराउंडिंग एट सेम टेम्परेचर, ये याद रखना जरूर जो मैंने बोला यहाँ पे। समझ आ गई बात कि नहीं है? तभी ये प्रोसेस आइसोथर्मल मानेंगे, नहीं तो नहीं मानते आइसोथर्मल। तभी ये प्रोसेस क्या होगा, आइसोथर्मल। system which is at temperature T has released heat, very small amount of heat Q, very small amount of heat Q, such that there is no change in temperature between system and surroundings। तो सराउंडिंग भी सेम टेम्परेचर पे रहेंगी, और कौन सा टेम्परेचर होगा, वो टी, वो भी टेम्परेचर क्या है, टी। तो इसलिए डेल्टा सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, सिस्टम ने हीट रिलीज किया है, जब भी कोई सिस्टम हीट रिलीज करेगा तो क्यू बाई टी होता है। आंसर क्या होता है, क्यू बाई टी, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसको लिखेंगे माइनस क्यू बाई टी। समझिए, समझ बात कि नहीं? माइनस क्यों बोला मैंने, क्योंकि हीट रिलीज हुई है, हीट रिलीज हुई है तो माइनस क्यू बाई टी। ऐसे ही डेल्टा सराउंडिंग जो कि सेम टेम्परेचर पे है, वो इस हीट को गेन कर लेंगे, वो इस हीट को क्या करेंगे, गेन कर लेंगे। तो वो हो गया प्लस क्यू, और टेम्परेचर भी सराउंडिंग्स का सेम है, तो प्लस क्यू बाई टी। दैट मीन्स अब दोनों को ऐड करो, डेल्टा टोटल क्या आ रहा है,
0 के इक्वल। डेल्टा एस टोटल क्या आएगा? 0 के इक्वल। नहीं समझ आया ये? देखो समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। आइसोथर्मल रिवर्सल प्रोसेस है तो डेल्टा एस टोटल क्या आ गया? 0 के इक्वल। डेल्टा एस टोटल क्या आ जाएगा? 0 के इक्वल। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। ऐसे ही एडियाबैटिक में भी निकाल सकते हैं हम, ऐसे ही एडियाबैटिक में भी निकाल सकते हैं, रिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में। सही ना? एडियाबैटिक अगर अगर एडियाबैटिक रिवर्सिबल है तो उस केस में क्या होगा? रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक क्या होगा इसमें? रिवर्सिबल एडियाबैटिक में सर वो भी 0 ही होगा। नहीं, उसमें क्या 0 होगा? डेल्टा एस। अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो क्यू तो क्या हो गया? 0 हो गया। रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो क्यू क्या हो जाएगा? 0। कोई भी प्रोसेस है जो कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो क्यू क्या होगा उसका? 0। इस केस में तो डेल्टा सिस्टम भी क्या होगा? क्यू बाई टी होता है 0। तो डेल्टा सिस्टम भी 0, डेल्टा सराउंडिंग्स भी 0, तो डेल्टा टोटल तो होता ही 0। तो ऐसा नहीं है कि डेल्टा टोटल, डेल्टा सिस्टम भी 0 हो सकता है। जैसे आइसोथर्मल में डेल्टा सिस्टम 0 नहीं था, आइसोथर्मल रिवर्सिबल था तो डेल्टा सिस्टम क्या था? क्यू बाई टी नेगेटिव में। ऐसे ही रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो उसमें डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग्स और इक्वल टू 0 होगा एंड इज इक्वल टू डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस यूनिवर्स। तो इसमें सब 0 है, ध्यान रखना। रिवर्सिबल एडियाबैटिक में, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में सब 0 होगा। कोई डाउट किसी को? नो सर। तो ऐसे ही अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, मान लो कोई भी सिस्टम है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। देखो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, तो उस केस में इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इसमें भी माना मैंने सिस्टम ने हीट लूज की, ये सिस्टम है, ये तो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है। तो इसमें क्या होगा? नेट हीट चेंज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। नेट हीट चेंज क्या होगा इसमें? कांस्टेंट, अगर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो। अगर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्या होगा उसमें? इसमें अब ए से बी मतलब प्रोसेस इस टाइप से हो रहा है कि ए से बी ही प्रोसेस होगा। समझ गए कि नहीं? ए से बी ही प्रोसेस होगा। डेल्टा एस टोटल तुम्हें पता है क्या आएगा इसमें? ग्रेटर देन 0, क्योंकि प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल। डेल्टा एस टोटल क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। सिस्टम में डी क्यू हीट, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू। सिस्टम है टेम्परेचर T1 पे, इसने हीट रिलीज की Q, मान लिया Q हीट रिलीज की टू सराउंडिंग्स एट T2, Q हीट रिलीज की टू सराउंडिंग्स एट T2। और जनरली क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, इसलिए T1 मैं मान रहा हूँ ग्रेटर देन T2। एक्सपेंशन जब भी होता है एडियाबैटिक में, कभी भी एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा कि ज्यादा होता है एडियाबैटिक के अंदर? कम होगा। हाँ, ये पता है ना, टेम्परेचर हमेशा कम होता है। अच्छा, ज्यादा कम किस में होगा? रिवर्सिबल में कि इरिवर्सिबल में? फाइनल टेम्परेचर कब ज्यादा होता है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक में कि इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में? ये बता रखा मैंने सारा। डेल्टा ई टू क्यू प्लस डब्ल्यू से प्रूव किया हुआ है। इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल में फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा। ये मैंने वैसे ही बता दिया है, ये लास्ट टाइम मैंने प्रूव भी किया था। तो सिस्टम है टेम्परेचर T1 पे और उसने हीट रिलीज की Q एट टू सराउंडिंग्स एट T2 टेम्परेचर, टू सराउंडिंग्स एट Q T2 टेम्परेचर। तो डेल्टा सिस्टम क्या होगा इसमें? डेल्टा सिस्टम क्या होगा? माइनस Q बाई T1। कोई डाउट किसी को? हीट रिलीज हो रही है तो माइनस Q बाई T1। कोई डाउट तो नहीं किसी को? और डेल्टा सराउंडिंग्स क्या होगा? प्लस Q बाय T2। नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिख रहा हूँ, T2 आएगा इधर। प्लस Q बाय T2।
डेल्टा, अब डेल्टा एस टोटल क्या आ जाएगा यहाँ से, ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस टोटल, हाँ ये आ जाएगा क्यू कॉमन 1/T1 1/T2 माइनस 1/T1 ना, एक बार चेक करना पीछे से, 1/T2 माइनस 1/T1 ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करोगे ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। डेल्टा एस टोटल कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस टोटल क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। समझिए कि नहीं है, डेल्टा एस टोटल विल कम आउट टू बी ग्रेटर देन 0। दो के लिए मैंने प्रूव किया भी यहाँ पे, एक किसके लिए, सिस्टम के लिए, एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए और एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एक आइसोथर्मल के लिए और एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमने प्रूव कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे हम। नेक्स्ट अब डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज फॉर प्रोसेसेस, एंट्रोपी किसके लिए, प्रोसेसेस के लिए, ये भी नोट करेंगे बार, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा टॉपिक, इसको ढंग से करेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। अब तो इसको एंट्रोपी चेंज, ये नेक्स्ट पेज से करते हैं, नोट करना है एंट्रोपी चेंज फॉर प्रोसेसेस, सिस्टम की एंट्रोपी निकालेंगे। प्रोसेसेस के लिए ध्यान देंगे इसमें, मान लिया कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, पीवी डायग्राम के अंदर कोई भी प्रोसेस हो रहा है, टेम्परेचर पहले इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर P1 V1 T1 था, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, फाइनल P2 V2 और T2 के अंदर। तो P2 V2 T2 में कन्वर्ट हो गया। अब एक बात तो पहले, अगर मेरे को यहाँ पे एंट्रोपी निकालनी है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वेरिएबल टेम्परेचर वाला, कांस्टेंट टेम्परेचर वाला, वेरिएबल 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 टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा T1 से T2, तो वेरिएबल टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट ओवर हियर। तो इसमें लगाएंगे ds, इंटीग्रेट किया, ds इज इक्वल टू dq, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट dq का रिलीज हुई है, dq बाय t, टेम्परेचर इज वेरिएबल सो वी हैव टू इंटीग्रेट विद इन लिमिट्स T1 टू T2, और ये हमारा होगा s इनिशियल से s फाइनल की तरफ जाएगा। तो यहां से आ गया डेल्टा s, यहां से क्या आ जाएगा डेल्टा s, और इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा जो q है, q को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा E q प्लस W पढ़ा हुआ हमने फर्स्ट लॉ में, तो डेल्टा ई क्यू को लिखते हैं डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू, क्यू को क्या लिखते हैं डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू, यहां से फर्स्ट लॉ से, तो मैं लिखता हूँ डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू डिवाइड बाय टी, और ये टेम्परेचर T1 T2, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल यहाँ पे। अब डेल्टा ई क्या होता है, ये भी सबको पता है, डेल्टा ई इज एन सीवी डी टी, और डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, वॉल्यूम V1 से V2 एक्सपैंड हुआ है, तो माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी डिवाइड बाय टी। कोई डाउट यहां तक, किसी को कोई डाउट? नो सर। अब यहां से ये आ गया। अब डेल्टा एस जो है ये आ गया यहां से एन सीवी डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन T1 से T2 में, और दूसरा प्लस पीडीवी है, पी को लिखते हैं एनआरटी बाई वी, और टीवी नीचे है, लिमिट्स T1 से T2 लगी हुई है, सही ना। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, और वॉल्यूम की लिमिट्स आएंगी यहाँ पे, टी से टी कैंसिल, वॉल्यूम की लिमिट्स आ जाएंगी यहाँ पे V1 से V2, वॉल्यूम जो एक्सपैंड हुआ V1 से V2, तो यहां से फॉर्मूला आ गया, ध्यान देंगे, डेल्टा एस इज टू एन सीवी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेल्टा एस टू एन सीवी नेचुरल लॉग T2 बाई T1 प्लस एन आर नेचुरल लॉग V2 बाई V1, एन सीवी नेचुरल लॉग T2 बाई T1 प्लस एन आर नेचुरल लॉग V2 बाई V1, और नेचुरल लॉग हटाओगे तो 2.303 बाहर आ जाएगा, नेचुरल लॉग हटाओगे तो 2.303 बाहर आ जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2019 में भी आया, 20 में भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका, इसको जरूर करना ढंग से। लिमिट्स वगैरह क्यों अप्लाई किए हैं, इंटीग्रेट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएबल है, ये फॉर्मूला मत भूलना बिल्कुल। अब ये है एन सीवी की टर्म्स में, मैं इसको एक बार एन सीपी की टर्म्स में लिख देता हूँ, डेल्टा सिस्टम का फॉर्मूला है ये, डेल्टा एस ये है एन सीवी नेचुरल लॉग T2 बाई T1 प्लस एन आर नेचुरल लॉग V2 बाई V1 प्लस एन आर नेचुरल लॉग V2 बाई V1। अब इसको अगर मेरे को सीपी की टर्म्स में लिखना है तो सीवी को मैं लिखता हूँ, सीपी माइनस सीवी होता है आर,
तो CV हो जाएगा हमारा CP माइनस R, NCP माइनस R नेचुरल लॉग T2 बाई T1 प्लस NR नेचुरल लॉग V2 बाई V1। तो यहां से आ गया NCP CP नेचुरल लॉग T2 बाई T1 प्लस NR कॉमन लेंगे, NR कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा V2 T1 डिवाइड बाई V1 T2। एक बार चेक कर लेंगे कोई गलत ना हो यहाँ पे। और ये हमें पता है P1 V1 बाई T1 जरूर P2 बाई T2 होता है किसी भी आइडियल गैस के लिए। तो यहाँ से V2 T1 बाई V1 T2, V2 T1 बाई V1 T2 इसकी वैल्यू आ जाएगी P1 बाई P2। तो ये नेट फॉर्मूला आ गया दूसरा, NCP नेचुरल लॉग T2 बाई T1 प्लस NR नेचुरल लॉग P1 बाई P2। ये फॉर्मूला आ गया दूसरा इन टर्म्स ऑफ CP। दिस इज इन टर्म्स ऑफ CP एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ CP। सिस्टम के लिए डेल्टा एस कैसे निकलेगा, सिस्टम के लिए डेल्टा एस कैसे निकलेगा, है ना, सिस्टम के लिए डेल्टा एस कैसे निकलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस टोटल तो जीरो आएगा, डेल्टा एस टोटल क्या आएगा, जीरो। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेल्टा सिस्टम का फॉर्मूला क्या आएगा, प्लस के बाद क्या लिखा है, 4 नहीं है, N RN। हाँ ठीक। NR P1 बाई P2। आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा सिस्टम के लिए, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है सिस्टम के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बोलो, ये टर्म जीरो, आइसोथर्मल तो ये खत्म, तो फॉर्मूला आ गया डेल्टा एस सिस्टम का, सिस्टम के लिए इससे निकल जाएगा NR नेचुरल लॉग V2 बाई V1, NR नेचुरल लॉग V2 बाई V1। तो ये पहला। अगर दूसरा केस, अगर सिस्टम आइसोकोरिक है तब सिस्टम का फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर सिस्टम आइसोकोरिक है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आइसोकोरिक है तो ये वाली टर्म जीरो, फॉर्मूला आ जाएगा NCV नेचुरल लॉग T2 बाई T1 इन केस इफ द सिस्टम इज आइसोकोरिक, अगर आइसोकोरिक है। तीसरा केस, अगर सिस्टम एडियाबैटिक है तो क्या होगा, तब तो जीरो हो जाएगा सीधा, सोचा ही नहीं है इसमें। अगर एडियाबैटिक सिस्टम है तो क्या होगा, देखो आइसोकोरिक अगर है, नहीं आइसोकोरिक हो गया है, अगर सिस्टम आइसोथर्मल हो गया, आइसोबारिक है, आइसोबारिक है तो ये फॉर्मूला नीचे अप्लाई करना, ये टर्म जीरो, NR नेचुरल लॉग P1 में P2 जीरो, तो NCP में आ जाएगा, डेल्टा एस आ जाएगा NCP नेचुरल लॉग T2 बाई T1, NCP नेचुरल लॉग T2 बाई T1। ध्यान रखना NCP नेचुरल लॉग T2 बाई T1 है, नेचुरल लॉग है ये, नेचुरल लॉग घटेगा तो 2.303 जरूर लगाना, सही ना, 2.303 जरूर लगाना। और अगर सिस्टम एडियाबैटिक है तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा, जीरो, सीधा क्यू जीरो होता है ना, तो डेल्टा एस आ गया सीधा जीरो। कोई डाउट किसी को, तो डेल्टा जीरो आ जाएगा सिस्टम का भी, सराउंडिंग्स का भी, टोटल भी। तो ये फॉर्मूले हैं इसके, ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला याद रखना, ये वाला फॉर्मूला मेन और एक ये वाला, ये दो फॉर्मूले हैं डेल्टा एस, डेल्टा एस फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, क्लियर, डेल्टा एस फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। नेक्स्ट नोट कर लेंगे। अब एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज, या एक तो न्यूमेरिकल लिख लो पहले इसके जल्दी से, न्यूमेरिकल, चलो फॉर्मूला याद कर लेना पहले, थ्योरी नोट कर लो, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे इसके न्यूमेरिकल। फिर एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज, ऐसे लिख दो, ड्यूरिंग फेज चेंज, ड्यूरिंग फेज चेंज, जब फेज चेंज होगा तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, क्लियर, जब फेज चेंज होगा तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा। तो जैसे एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तुमसे कि एंट्रोपी ऑफ से फ्यूजन, ये क्या होता है,
एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होगा? एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा इसका? क्यू बाई टी। क्यू बाई टी। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा? डेल्टा एच फ्यूजन बाय टेम्परेचर। तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होता है? दिस इज, और ये क्या है? ये टर्म क्या है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मैंने तुम्हें बताया हुआ क्या था वो? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जैसे मान लो H2O सॉलिड है, इससे बना इक्विलिब्रियम पे H2O लिक्विड, तो यही तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है? एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ लिक्विड, यही तो होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इसमें एंथैल्पी चेंज बोल रहे थे, अब यहाँ बोल दो एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एज एंट्रोपी चेंज। ये क्या होगा? एक तरह से ये क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट, और ये फेज चेंज होगा, इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। अगर पानी है तो पानी के केस में ये टेम्परेचर कितना होगा? 273 केल्विन, वाटर के केस में। और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है आइस का? याद होगा सबको, ये कितना होता है? 6 किलो जूल। 6 किलो। हाँ, 6 किलो जूल पर मोल केल्विन, 6 किलो जूल पर मोल केल्विन। तो ये मैंने टर्म बता दी यहाँ पे, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। अब है एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? बोलो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। डेल्टा, अब वेपराइजेशन है तो H2O लिक्विड से क्या बनेगा? एग्जांपल में वाटर की ले रहा हूं, इक्विलिब्रियम पे H2O वेपर्स या गैस, तो डेल्टा एस क्या होगा? डेल्टा एस वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टी। और कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पे कौन सा होगा? बताओ जरा, कांस्टेंट टेम्परेचर कौन सा होगा? बोलो, कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे? 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन। क्लियर? 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन। तो क्या वैल्यू आएगी? डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाय टेम्परेचर। तो एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, liquid is converted into its vapors at its boiling point, at its boiling point। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर नहीं भूलना कभी भी, 6 किलो जूल पर मोल जो मैंने बोला, 6 किलो जूल पर मोल। समझ गए कि नहीं है? चलो, अगर मैंने बोला तुमने क्वेश्चन निकालो, या एक और नोट कर लो पहले, मैंने ट्रॉटन रूल लिखवाया हो ना पहले, ट्रॉटन रूल लिखवाया हुआ ना पहले भी? नहीं याद? डेल्टा एच वी बाय टी वी इज कॉन्स्टेंट, डेल्टा एच वी बाय टी, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 88 जूल पर केल्विन। नहीं आ रहा है? ट्रॉटन्स रूल, डेल्टा एच वी बाई टी वी इज कॉन्स्टेंट। डेल्टा एच वी बाई टी वी क्या हो गया एक तरह से? एंट्रोपी चेंज, तो दिस इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट। ये भी कॉन्स्टेंट है जूल पर केल्विन, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू, सही ना? ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, कुछ इसमें प्लस माइनस होता है, अप्रोक्सीमेट है ये वैल्यू क्या है? अप्रोक्सीमेट। तो नेक्स्ट में देखेंगे अच्छा, अगर एलोट्रोपिक ट्रांजिशन है तो क्या होगा? डेल्टा एस या एलोट्रोपिक ट्रांजिशन, ये लिख देंगे, ट्रोपिक एलोट्रोपिक ट्रांजिशन, तब क्या होगा? जैसे ग्रेफाइट से डायमंड बन रहा है, या रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लिनिक सल्फर बन रहा है, उस केस में एलोट्रोपिक ट्रांजिशन क्या होगा? एलोट्रोपिक ट्रांजिशन, तो ये होगा डेल्टा एस से नोट करेंगे, डेल्टा एस ट्रांजिशन, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच ट्रांजिशन डिवाइडेड बाय टी ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना, इसको भी यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। सेम चीज है, फॉर्मूला वही है। तो जैसे रोम्बिक से मोनोक्लिनिक, अगर रोम्बिक से मोनोक्लिनिक तुम्हें निकालना है, तुम्हें दे रखा है सपोज एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक सल्फर इज 400। जल्दी जल्दी 2-3 न्यूमेरिकल कर लेंगे छोटे छोटे इसके। एंथैल्पी ऑफ, ये पहला न्यूमेरिकल, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक,
rhombic to monoclinic is 400 joule per mole and transition temperature is T dot T लिख रहा हूं मैं इसको, ट्रांजिशन टेम्परेचर इज से इसका 360 केल्विन। तो बताओ क्या होगा आंसर, निकालो क्या होगा इसका डेल्टा एस ट्रांजिशन, कैलकुलेट डेल्टा एस ट्रांजिशन फास्ट। क्या होगा डेल्टा एस ट्रांजिशन? बोलो क्या होगा डेल्टा एस ट्रांजिशन? हाँ, डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एच बाय टी। डेल्टा एच कितना है 400 डिवाइड बाय 360, ये आंसर आ गया सीधा, ये कैंसिल 40 बाय 36 यानी क्या आ जाएगा 10 बाय 9 आंसर आ जाएगा। यूनिट जरूर लिखना तुम लोग साथ में, 10 बाय 9 जूल पर केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। समझ गए कि नहीं? ये आगे समझ के नहीं क्वेश्चन न्यूमेरिकल समझ आ गया ये? यस Yes, sir. यस सर। एक सर आपने एक वो ये टोरंटो रूल लिखा है तो उसके अंदर टोरंटो की स्पेलिंग बता दो क्या है स्पेलिंग, किसकी स्पेलिंग? उसकी टोरंटो रूल में टोरंटो की ट्रॉटल्स रूल है वो, पहले भी लिखवाया हुआ मैंने स्टेट मैटर में, TROUTONS। हाँ, नेक्स्ट नोट करना है, जल्दी से निकालेंगे एक और। कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर 1 kg आइस। निकालो एंट्रोपी चेंज फॉर, एक मिनट, एंट्रोपी चेंज निकालेंगे जल्दी से। कैलकुलेट डेल्टा एस फॉर एंट्रोपी चेंज फॉर 1 kg आइस। 1 kg आइस के लिए निकालना है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और तुम्हें डेल्टा एच पता है फ्यूजन ऑफ आइस कितना होता है? डेल्टा एच फ्यूजन ऑफ वाटर 6 किलो जूल पर मोल लेना है, 6 किलो जूल पर मोल। निकालो आंसर क्या आएगा जल्दी से, फास्ट निकालेंगे टाइम हो जाएगा नहीं तो भी। क्या आएगा आंसर इसका? चलो देख लेंगे एक बार। डेल्टा एच होता है डेल्टा एच बाय टी। डेल्टा एच दे रखा है 6 किलो जूल पर मोल, एक मोल के लिए, यानी 18 ग्राम वाटर के लिए डेल्टा एच था 6 किलो जूल, तो 1000 ग्राम वाटर के लिए क्या हो जाएगा 6 किलो जूल, 6000 डिवाइड बाय 18 इंटू 1000। ये वैल्यू पुट करनी है तुम्हें डेल्टा एच की बस। तो डेल्टा एच जो होगा वो होगा 6 इंटू 10⁻⁶ बाय 18। और टेम्परेचर कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 273। ये आंसर आ जाएगा जूल में, जूल पर केल्विन, 1 kg के लिए जूल पर केल्विन पर केजी, जूल पर केल्विन पर केजी, ये निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन सुन लेंगे, खुद ट्राई करना। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 44 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एस निकालो,